हरियाणा बोर्ड के 11वीं कक्षा के छात्रों का इंग्लिश विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम कल है और इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर इंग्लिश विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा और उसको पूरा सोल्व करवाऊंगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, हाफ ईयरली असेसमेंट यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर है। सितंबर 2024 11वीं कक्षा का है, इंग्लिश विषय का है। 40 नंबर का आपका पेपर आएगा और 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर रीडिंग स्किल के अंदर 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें 5 नंबर का तो अनसीन पैसेज आएगा और 5 नंबर की नोट मेकिंग आएगी और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि ये दोनों क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। सबसे पहले तो ये जो अनसीन पैसेज है इसको पढ़ना है, समझना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन है फिर उनके आंसर देने हैं। और क्वेश्चन जो आएंगे वो एमसीक्यू वाले आएंगे यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है और उसके 4 ऑप्शन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ ओनली बिकॉज ऑफ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो संभव है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हवा है, पानी है और ज़मीन है। तो आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। तो ऑप्शन डी जो है आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय लैंड, यानी कि पृथ्वी का कितना हिस्सा जो है ज़मीन के द्वारा घिरा हुआ है। तो 30%। तो ऑप्शन बी जो है आंसर है, यानी कि पृथ्वी का जो 70% एरिया है उस पर पानी है और 30% एरिया के ऊपर ज़मीन है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट ए राउंड अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, 364 सही 1/4 डेज, दिन, यानी कि लगभग 365 दिन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर डेज एंड नाइट्स फॉर्म, यानी कि दिन और रात कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस, यानी कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तब दिन और रात जो है बनते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आवर प्राइमरी ड्यूटी, यानी कि हमारी जो प्राइमरी ड्यूटी कौन सी है। तो आंसर है टू सेव द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की रक्षा करना। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन के अंदर नोट मेकिंग आएगी। यहाँ पर एक पैसेज दिया जाएगा, इसको पढ़ना है और इसको समझना है और फिर इस समझकर इस पैसेज से नोट मेकिंग करनी है, यानी कि नोट्स बनाने हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो तैयार करने हैं। इसका सॉल्यूशन मैं आपको नीचे दिखाता हूँ कैसे करना है। तो पहले पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद आंसर में यहाँ पर आंसर देना है और क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए आएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज, यानी कि जो आपने पैसेज पढ़ा है उसके आधार पर मेक नोट्स, यानी कि नोट्स तैयार करने हैं। और सप्लाई ए सूटेबल टाइटल, यानी कि इसको एक टाइटल भी देना, यानी कि इसका नाम भी रखना है। तो सबसे पहले जो है नोट मेकिंग, तो नोट्स में सबसे पहले आपने जो पैसेज पढ़ा है उसके आधार पर सबसे पहले यहाँ पर बनेगा स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि औरतों की स्थिति। स्टेटस का मतलब होता है स्थिति, ऑफ वुमेन यानी कि औरतों की स्थिति। तो औरतों की जो स्थिति है पास्ट में कैसी थी, इन द पास्ट। तो पास्ट के अंदर जो है औरतों की जो स्थिति थी वो हाई थी, हाई स्टेटस, यानी कि औरतों को जो है अच्छा स्टेटस प्राप्त था। सुपीरियर टू मैन, और व्यक्तियों से अधिक महत्व दिया जाता था, यानी कि जो लोग हैं उनसे अधिक महत्व मिलता था पास्ट के समय में औरतों को। उसके बाद है स्टेटस बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो स्थिति थी आज़ादी से पहले, यानी कि आज़ादी से पहले औरतों की क्या स्थिति थी। हैड टू गो बिहाइंड द वेल्स, यानी कि पर्दे के पीछे, यानी कि पर्दा जो है पर्दे के पीछे रहना पड़ता था। नोट मच इम्पोर्टेंस, ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। मैन डोमिनेटेड द सोसाइटी, यानी कि जो मैन है वो डोमिनेट करते हैं सोसाइटी में, यानी कि समाज में जो है इन व्यक्तियों का जो है बोलबाला है। वुमेन थॉट इन्फीरियर, और औरतों को जो है हीन समझा जाता था। ये है आज़ादी से पहले का स्टेटस। उसके बाद फिर अगला पॉइंट बनेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेटस, यानी कि आज़ादी के बाद जो है औरतों की क्या स्थिति थी। ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर लिबरेशन ऑफ वुमेन, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो संस्थाएं हैं, वर्किंग मतलब काम कर रही हैं
लिबरेशन मतलब आज़ादी के लिए, ऑफ वुमेन मतलब औरतों की, यानी कि आज़ादी के बाद जो है औरतों की स्थिति में बदलाव आया है और जो संस्थाएं हैं वो औरतों की आज़ादी के लिए काम कर रही हैं। एक्टिव पार्ट इन नेशनल लाइफ, यानी कि देश में जो है औरतों की जो एक्टिव स्थिति है वो बढ़ गई है, यानी कि औरतों ने भी लोगों की तरह, आदमियों की तरह जो है देश के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। नॉट फुल्ली लिबरेटेड, लेकिन पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। उसके बाद है सिटी एंड विलेज वुमेन, यानी कि शहर की जो औरतें हैं और गांव की जो औरतें हैं उनमें क्या अंतर है। सबसे पहले है सिटी वुमन मोस्टली लिबरेटेड, यानी कि जो शहर की औरतें हैं वो अधिकतर जो हैं आज़ाद हैं। पायलट, इंजीनियर एंड माउंटेनर्स, यानी कि शहर की जो औरतें हैं वो पायलट भी हैं, इंजीनियर भी हैं और पर्वतारोही भी हैं। इक्वल टू मैन, और लो जो आदमी है उसके समान महत्व दिया गया है। उसके बाद रूरल, यानी कि ग्रामीण औरतें, इन्जॉय नो फ्रीडम, यानी कि ग्रामीण में जो औरतें हैं उनको कोई आज़ादी नहीं है। मिजरेबल कंडीशन, जो अवस्था है उनकी दयनीय है। बैकवर्ड, यानी कि पिछड़ी हुई हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की कमी है। इकोनॉमिकली डिपेंडेंट, और पैसों के ऊपर जो है वो दूसरों के ऊपर आश्रित रहती है पैसों के लिए। और इसका जो नाम बनेगा इस पैसेज का वो है स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, यानी कि औरतों की जो स्थिति है समाज में उसके बारे में। उसके बाद सेक्शन बी आएगा और इसके अंदर राइटिंग स्किल के अंदर जो है एक लेटर आएगा। तो लेटर यहाँ पर है, यू बोट एन एलईडी टीवी, यानी कि आपने एक एलईडी टीवी खरीदा है फ्रॉम गोयल इंटर इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये दुकान का नाम है। एंड फर्नीचर हाउस अपोजिट मोती सिनेमा रोहतक, जो कि मोती सिनेमा रोहतक के अपोजिट है। फॉर फ्यू मंथ, यानी कि कुछ महीनों बाद, द एलईडी टीवी वर्क्स प्रॉपरली, यानी कि जो एलईडी टीवी जो है वो काम करता है अच्छे से। फॉर फ्यू मंथ, यानी कि कुछ महीनों के लिए एलईडी टीवी वर्क प्रॉपरली, यानी कि एलईडी टीवी जो है अच्छे से काम करता है। बट नाउ, परंतु अब, इट हैज़ स्टार्टेड गिविंग ट्रबल, लेकिन अब उसने जो है समस्याएं देना शुरू कर दिया है। ट्रबल होता है मुसीबत, परेशानी। पॉइंटिंग आउट द डिफेक्ट, यानी कि जो पॉइंटिंग आउट का मतलब होता है इशारा करना, यानी कि यहाँ पर बताते हुए जो डिफेक्ट है, यानी कि जो कमियां हैं। राइट ए लेटर, यानी कि कमियों को बताते हुए लेटर लिखें। ऑफ कंप्लेनिंग, यानी कि कंप्लेन करते हुए एक लेटर लिखना है। 100 से 120 शब्दों में, यानी कि 100 से 120 शब्दों के अंदर लिखना है। टू द डीलर, डीलर को। रिक्वेस्टिंग हिम, यानी कि प्रार्थना करते हुए। हिम और हर, यानी कि लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती हैं। टू रिपेयर, या तो उसको रिपेयर कर दें या फिर उसको बदल दें। रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, रिपेयर मतलब ठीक कर दें। 10 सेट मतलब टीवी सेट को। यू आर मोहित, आपको जो है अपना नाम मोहित और लड़की है तो मंजू लिखना है। तो मोहित, तिलक नगर रोहतक, नवंबर 15। एक एड्रेस जो है यहाँ पर आएगा और दूसरा एड्रेस जो है जहाँ पर कंप्लेन की जाएगी, यानी कि दुकानदार का नाम। गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स, दिल्ली रोड, रोहतक। सब्जेक्ट फॉर रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव टीवी सेट, यानी कि जो डिफेक्टिव टीवी सेट है उसकी या तो उसको रिपेयर करने के लिए या फिर रिप्लेसमेंट के लिए, ये जो है सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद, डियर सर, लास्ट समर आई बोट ए कलर टेलीविज़न फ्रॉम योर शॉप, यानी कि पिछली गर्मियों में आई बोट, मैंने ख़रीदा एक कलर टेलीविज़न, यानी कि रंगीन टीवी, फ्रॉम योर शॉप मतलब आपकी दुकान से। द टीवी कैरिड ए वारंटी फॉर 2 ईयर्स अगेंस्ट एनी डिफेक्ट, यानी कि टीवी की जो गारंटी है वो 2 साल की है किसी भी कमी के लिए। अगेंस्ट एनी डिफेक्ट मतलब अगर कोई भी कमी आती है तो वो ठीक करी जाएगी। तो 2 साल की जो है वारंटी है। द वारंटी कार्ड ड्यूली साइन, यानी कि जो वारंटी कार्ड है जिसको साइन किया गया है, वाज इशूड बाय यू, यानी कि आपके द्वारा उसको जारी किया गया है, इशू किया गया है, यानी कि जो वारंटी कार्ड है उसके ऊपर आपके साइन है जो आपने इशू किया था। नाउ आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, अबाउट का मतलब यहाँ पर आएगा लगभग। नाउ मतलब अब, आफ्टर अबाउट 3 मंथ्स, यानी कि लगभग 3 महीनों के बाद। ऑफ द परचेज मतलब खरीदने के बाद। द टीवी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जो टीवी है अब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। द पिक्चर इज़ नॉट क्लियर, जो पिक्चर है टीवी की जो स्क्रीन है वो क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। एवरी नाउ एंड देन, यानी कि कभी भी। द पिक्चर बिकम ब्लर, या जो पिक्चर है वो ब्लर हो जाती है, यानी कि धुंधली हो जाती है, दिखाई नहीं देती। सम टाइम देयर आर वेव्स, कभी कभी, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभार। देर आर वेव्स, वहाँ पर वेव्स दिखाई देती है, यानी कि लहरें दिखाई देती हैं। एंड लाइंस, और लाइनें दिखाई देती हैं। ऑन द टीवी स्क्रीन मतलब टीवी की स्क्रीन के ऊपर, यानी कि कभी कभी टीवी की स्क्रीन के ऊपर लहरें और लाइनें दिखाई देती हैं। द साउंड ऑफ द टीवी सेट इज़ आल्सो डिफेक्टिव, और जो साउंड है, आवाज़ है टीवी सेट की वो भी डिफेक्टिव है, यानी कि ख़राब है। देयर इज़ ए
फ्लक्चुएशन इन द वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसमें फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि अपने आप वो कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है, यानी कि कम ज़्यादा होना, इसको फ्लक्चुएशन कहते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू गेट द डिफेक्टेड रेक्टिफाइड, यानी कि यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे प्रार्थना की जाती है, टू गेट द डिफेक्ट रेक्टिफाइड, की जो डिफेक्ट है यानी कि जो कमी है उसको ठीक किया जाए, और चेंज या फिर उसको बदल दिया जाए विद न्यू वन, यानी कि नए के साथ। थैंकिंग यू यूर फेथफुली, और फिर नीचे आ जाएगा नाम। और उसके बाद एक चॉइस में जो है यहाँ पर एक नोटिस भी आएगा, तो इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। यू आर योगेंद्र मंजू ऑफ YSR रेवाड़ी, द कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ट्रिप टू शिमला, यानी कि आपका जो स्कूल है YSR रेवाड़ी, ये नाम बता दिया। अगर लड़का है तो योगेंद्र नाम लिखना पड़ेगा, लड़की है तो मंजू। कल्चरल क्लब ऑफ योर स्कूल, यानी कि आपके स्कूल का जो कल्चरल क्लब है उसने ऑर्गेनाइज किया है, यानी कि व्यवस्था की है एक ट्रिप की, यानी कि यात्रा की शिमला के लिए, फॉर द स्टूडेंट ऑफ 11th एंड 12th, यानी कि 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए। एज द हेड बॉय, यानी कि हेड बॉय के तौर पर, और हेड गर्ल या फिर हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल की, ड्राफ्ट नोटिस, यानी कि नोटिस देना है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट, यानी कि सूचित करते हुए विद्यार्थियों को, स्टूडेंट विद्यार्थी, इन्फॉर्मिंग मतलब सूचित करना, अबाउट इट इसके बारे में, यानी कि जो ट्रिप है इसके बारे में छात्रों को सूचित करना है। इनवाइट नेसेसरी डिटेल्स, और जो है नेसेसरी डिटेल बतानी है। तो नोटिस है, उसके बाद डेट आ जाएगी। द कल्चरल क्लब ऑफ आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए ट्रिप टू शिमला, यानी कि जो कल्चरल क्लब है हमारे स्कूल का, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि व्यवस्था कर रहा है एक यात्रा की, टू शिमला मतलब शिमला के लिए, फॉर द स्टूडेंट ऑफ 11th एंड 12th, यानी कि 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। इंटरेस्टेड स्टूडेंट, यानी कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं, यानी कि जिनकी रुचि है, मे प्लीज़ गिव देयर नेम्स, वो अपने नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, यानी कि नीचे दिए गए पते पर, बिफोर 15 नवंबर, यानी कि 15 नवंबर से पहले, अलोंग विद ए कॉन्जेंट लेटर, यानी कि साथ में सहमति पत्र भी देना होगा। कॉन्जेंट लेटर का मतलब होता है सहमति पत्र, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उन अपने माता पिता के द्वारा, यानी कि माता पिता के द्वारा जो सहमति पत्र है वो भी देना पड़ेगा। एंड अमाउंट ऑफ ₹2500 पर हेड, यानी कि पर हेड का मतलब है हर एक विद्यार्थी को जो है 2500 रुपये जो पैसे हैं वो भी जमा करवाने पड़ेंगे। तो योगेंद्र, उसके बाद हेड बॉय और स्कूल का नाम। उसके बाद सेक्शन सी के अंदर ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे। ग्रामर में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। पहला देखें, ए लायर इज ए पर्सन हु हैबिचुअली टेल्स लाइज, यानी कि जो लायर है, यानी लायर का मतलब होता है झूठा, यानी कि झूठा एक ऐसा व्यक्ति है जो आदतन झूठ बोलता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, तो इसमें आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी, टेल्स। ए लायर इज ए पर्सन हु हैबिचुअली टेल्स लाइज। उसके बाद दूसरा है, मोहन डैश लिव इन दिस टाउन सिंस 1992, यानी कि सिंस 1992 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर आ जाएगा, मोहन हैज़ बीन लिविंग इन दिस टाउन सिंस 1992, यानी कि मोहन इस शहर में 1992 से रह रहा है। उसके बाद है, डोंट डिस्टर्ब मी आई डैश माई होमवर्क, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर में डूइंग, आई एम डूइंग माई वर्क, यानी कि डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई होमवर्क। उसके बाद है, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेटर्स, यानी कि जो चोर हैं उनसे सावधान रहें, तो इसमें आ जाएगा ऑफ आंसर में। उसके बाद है, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश द एंड ऑफ द वीक, तो इसमें आ जाएगा बाय। द वर्क मस्ट बी फिनिश, यानी कि काम जो है अवश्य ख़त्म हो जाना चाहिए, बाय द एंड ऑफ द वीक, यानी कि सप्ताह के अंत तक। उसके बाद सेक्शन डी के अंदर जो है, आपकी जो किताब है इंग्लिश की, उसमें से एक सीन पैसेज आएगा और इसके नीचे क्वेश्चन आएंगे, तो ये जो है सीन पैसेज है। उसके बाद इसके नीचे क्वेश्चन आएंगे। नाम है, पहला क्वेश्चन है, नेम द ऑथर एंड लेसन, यानी कि ऑथर का, लेखक का नाम बताना है और पाठ का नाम बताना है। तो चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, और ऑथर है इसके खुशवंत सिंह। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज लेइंग डेड एंड स्टिफ, यानी कि कौन जो है मरा हुआ है और जकड़ा हुआ है। स्टिफ का मतलब होता है जकड़ा हुआ।
तो आंसर आएगा द ऑथर्स ग्रैंड मदर, यानी कि जो लेखक है उसकी जो दादी माँ है, वाज लेइंग डेड, यानी कि वो मृत है, मरी हुई है, एंड स्टिफ और जकड़ी हुई है, क्योंकि मरने के बाद जो शरीर है वो अकड़ जाता है तो उसको स्टिफ बोलते हैं। उसके बाद अगला है व्हाट डिड दे सी एज दे एंटर्ड द रूम, यानी कि जब वो कमरे में गए तो उन्होंने क्या देखा। आंसर देखें, एज दे एंटर्ड द रूम, जैसे ही उन्होंने कमरे में एंट्री की यानी कि कमरे के अंदर गए, दे सा उन्होंने देखा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, सी मतलब देखना, सा मतलब देखा, दैट की थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, यानी कि हज़ारों चिड़ियाँ, स्पैरोज होती हैं चिड़ियाँ, वर सिटिंग अराउंड द डेड बॉडी, यानी कि बैठी हुई थी डेड बॉडी के चारों ओर, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। उसके बाद चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा। चॉइस के अंदर जो है आपकी पोएम से स्टेंजा दिया जाएगा, स्टेंजा के नीचे जो है क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पर नेम द पोएम एंड द पोएटेस, यानी कि पोएम का नाम बताना है, यानी कि कविता का नाम बताना है और कवियत्री का। तो पोएम का नाम है द फोटोग्राफ और कवित्री हैं शेरले टलसॉन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हाउ मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस द फोटोग्राफ वाज टेकन, यानी कि फ़ोटो लिए हुए कितने साल बीत चुके हैं। तो आंसर है 20 और 30 ईयर्स हैव पास्ड, यानी कि 20 से 30 साल जो हैं गुजर चुके हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ टू गर्ल्स रेफर्ड टू बाय द मदर, यानी कि नाम बताने हैं दोनों के। तो दोनों जो लड़कियां थी उनके नाम है बेटी और डॉली। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है 5 नंबर के अंदर गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ मिसिज फिट्जजेराल्ड द मदर्स डे, यानी कि पाठ का जो नाम है मदर्स डे है। इसमें से जो इस पाठ के अंदर जो करेक्टर है मिसिज फिट्जजेराल्ड, उसके करेक्टर के बारे में बताना है। आंसर देखें, मिसिज फिट्जजेराल्ड इज़ ए नेबर ऑफ मिसिज पियर्सन, यानी कि मिसिज फिट्जजेराल्ड जो है नेबर है, यानी कि पड़ोसी हैं। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, ऑफ मिसिज पियर्सन। सी इज़ ए क्वाइट एक्सपीरियंस, यानी कि वो काफ़ी अनुभवी हैं। क्वाइट एक्सपीरियंस का मतलब होता है काफ़ी अनुभवी। एंड स्मार्ट वूमेन, और स्मार्ट हैं, स्मार्ट औरत हैं। हु नोज सम मैजिक, जिसको कुछ जादू भी आता है। दैट सी लर्न इन द ईस्ट, जो उसने सीखा था ईस्ट में, यानी कि पूर्व में, यानी कि जो पूर्व के देश हैं वहाँ पर उसने वो जादू सीखा था। सी हैज़ ए डीप वॉइस, यानी कि उसकी गहरी आवाज़ है। विद आयरिश एसेंट, और जो उच्चारण है यानी कि बोलने का जो तरीका है वो है आयरिश है, वो आयरिश है, एसेंट होता है उच्चारण। मिसिज फिट्जजेराल्ड इज ए स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग एंड बोल्ड लेडी, यानी कि जो मिसिज फिट्जजेराल्ड हैं वो स्ट्रॉन्ग है यानी कि मजबूत हैं। डोमिनेटिंग यानी कि जो ऐसी हैं जो दूसरों के ऊपर हावी हो जाती हैं। एंड बोल्ड लेडी, और निर्भीक हैं यानी कि साहसी हैं। सी फील्स स्ट्रांगली दैट द वुमेन शुड बी द मिस्ट्रेस ऑफ हर ओन हाउस। सी फील्स यानी कि वो महसूस करती हैं, स्ट्रांगली मतलब अधिक महसूस करती है, यानी कि वो उनका मानना है। दैट मतलब कि द वुमन शुड बी द मिस्ट्रेस, यानी कि जो औरत है उसको मालकिन होना चाहिए। ऑफ हर ओन हाउस, यानी कि अपने घर का, यानी कि वो मानती हैं कि औरत को जो है अपने घर का मालकिन होना चाहिए। सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट आल्सो, वो बहुत बुद्धिमान भी हैं। सी नोज़ हाउ टू क्योर पीपल, उसको पता है कि लोगों का कैसे इलाज करना है। क्योर का मतलब होता है इलाज करना, पीपल मतलब लोग। सी नोज़ यानी कि वो जानती हैं। हाउ टू क्योर मतलब कैसे इलाज करना है, पीपल मतलब लोगों का। सी हेल्प्ड मिसिज पियर्सन, उन्होंने मदद की मिसिज पियर्सन की। टू सेट हर स्पॉइल्ड हस्बैंड, स्पॉइल्ड का मतलब यहाँ पर जो मतलब जो उसका पति जो है ख़राब, स्पॉइल्ड का मतलब वैसे तो ख़राब होता है, लेकिन यहाँ पर जो है व्यवहार जो उसके पति का और उसके बच्चों का उसके प्रति जो है मिसिज पियर्सन के प्रति जो ख़राब व्यवहार था उसको जो है सही करने में मिसिज फिट्जजेराल्ड जो है मिसिज पियर्सन की मदद करती हैं। उसके बाद चॉइस में भी एक क्वेश्चन आएगा 5 नंबर के अंदर। चॉइस में दोनों में से कोई एक आपको करना है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनकी तैयारी ज़रूर करें। द स्टोरी इज़ डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स, यानी कि जो कहानी है उसको बांटा गया है। युद्ध, प्री वॉर का मतलब होता है युद्ध से पहले की कहानी, और युद्ध के बाद की कहानी। पोस्ट वॉर का मतलब टाइम्स, समय में डिवाइड किया गया है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू, यानी कि क्या आपके अनुसार, आर द हार्डशिप ऑफ गर्ल, यानी कि हार्डशिप होता है मुसीबत, ऑफ गर्ल यानी कि लड़की की क्या मुसीबत थी, क्या समस्या थी। अंडरवेंट जिसमें जिससे वो गुजरी। ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी कि ड्यूरिंग दिस टाइम का मतलब है युद्ध के टाइम पर जो वो
कठिन समय से गुजरी उसके बारे में बताना है। और पाठ का नाम है द एड्रेस। आंसर देखें, द स्टोरी द एड्रेस इज़ डिवाइडेड इनटू प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स, यानी कि जो कहानी है द एड्रेस, इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है, यानी कि बांटना। प्री वॉर यानी कि युद्ध से पहले के समय में और युद्ध के बाद के समय में। देयर आर क्लियर इंडिकेशन ऑफ द हार्डशिप विच द नरेटर ए यंग गर्ल हैड टू अंडरगो ड्यूरिंग दीज टाइम। देयर आर क्लियर इंडिकेशन यानी कि यहाँ पर साफ साफ बताया गया है ऑफ द हार्डशिप यानी कि कठिनाइयों के बारे में, विच द नरेटर जो कि नरेटर हैं, जो कि एक यंग गर्ल हैं, हैड टू पास्ट की मजबूरी को बताता है, हैज़ टू और हैव टू प्रेजेंट की मजबूरी को बताने के लिए यूज़ होते हैं, और हैड टू जो है पास्ट की मजबूरी को बताता है, अंडरगो यानी कि उसको गुजरना पड़ा, ड्यूरिंग दीज टाइम यानी कि युद्ध के समय पर, दीज टाइम मतलब इस समय पर, और ये जो समय था युद्ध का समय था। द गर्ल केम फ्रॉम ए रिच फैमिली यानी कि जो लड़की थी वो एक अमीर घर से आती थी, यानी कि अमीर घर से थी वो। द फैमिली हैड ए लॉट ऑफ वैल्यूबल बिलोंगिंग्स यानी कि परिवार के पास जो है बहुत सारी कीमती चीज़ें थीं। वैल्यूबल मतलब कीमती, बिलोंगिंग मतलब चीज़ें, सामान। देन द वार ब्रोक आउट, फिर उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। देन द वॉर यानी कि युद्ध, ब्रोक आउट मतलब शुरू हुआ। मिसिज डॉर्लिंग रिन्यूड हर कॉन्टैक्ट यानी कि जो मिसिज डॉर्लिंग है उन्होंने अपने जो संबंध थे वो दोबारा स्थापित कर लिए, रिन्यूड हर कॉन्टैक्ट, एंड स्टार्टेड विजिटिंग देयर हाउस, और उनके घर आना जाना शुरू कर दिया, यानी कि ऑथर के घर आना जाना मिसिज डॉर्लिंग ने शुरू कर दिया। सी टुक अवे ऑल देयर पोजेशंस ऑन द ग्राउंड दैट सी वांटेड टू सेव ऑल देयर नाइस थिंग्स। तो यहाँ पर बताया गया है सी टुक अवे, यानी कि टुक अवे का मतलब होता है ले जाना। सी टुक अवे यानी कि वो ले गई, ऑल देयर पोजेशन यानी कि उनकी सभी चीज़ें, ऑन द ग्राउंड मतलब इस आधार पर, दैट की सी वांटेड टू सेव कि वो चाहती थी बचाना, सेव करना मतलब बचाना, ऑल देयर नाइस थिंग्स यानी कि उनकी सभी अच्छी चीज़ों को, इन केस क्योंकि, दे हैड टू लीव द प्लेस क्योंकि उनको जगह जो है छोड़कर जाना पड़ेगा, यानी कि वो कहती है कि आपको जो है जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, इस वजह से मैं जो आपकी सभी कीमती चीज़ें हैं उनको बचा के रखूँगी। इस आधार पर वो सारी चीज़ें उनकी अपने घर ले जाती हैं। आफ्टर द वॉर वाज ओवर यानी कि जब युद्ध ख़त्म हो जाता है, आफ्टर द वॉर वाज ओवर, थिंग्स बिकेम ऑलमोस्ट नॉर्मल यानी कि जब चीज़ें लगभग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, नॉर्मल यानी कि सामान्य हो जाती हैं। नाउ द गर्ल वाज लिविंग ऑल अलोन इन ए रेंटेड हाउस यानी कि नाउ मतलब अब, द गर्ल मतलब लड़की, वाज लिविंग मतलब रह रही है। यहाँ पर लिविंग की स्पेलिंग ये नहीं आएगी, LIVING आएगी। लिविंग ऑल अलोन क्योंकि लड़की जो है अकेले रहती है, इन रेंटेड हाउस यानी कि किराए के घर में। सी वांटेड टू मीट मिसिज डॉर्लिंग वो चाहती है मिलना मिसिज डॉर्लिंग से, एंड आस्क फॉर और पूछना चाहती हैं वैल्यूबल्स यानी कि कीमती चीज़ों के बारे में। वैन सी वेंट टू मीट मिसिज डॉर्लिंग जब वो गई मिलने के लिए मिसिज डॉर्लिंग से, वैन मतलब जब, सी वेंट मतलब वह गई, टू मीट मतलब मिलने के लिए, मिसिज डॉर्लिंग मतलब नाम है मिसिज डॉर्लिंग से मिलने के लिए। सी फाउंड उसने पाया, दैट मतलब कि मिसिज डॉर्लिंग वाज यूजिंग यानी कि यूज़ कर रही थी, हर मदर्स थिंग्स रेकलेसली यानी कि लापरवाही से उसकी मम्मी की जो चीज़ें थी उसको यूज़ कर रही थी, यानी कि रेकलेसली का मतलब ये होता है अंधाधुंध, या फिर आप बोल सकते हो बेधड़क उसकी चीज़ों को, यानी कि बिना सोचे समझे उसकी मम्मी की जो चीज़ें थी उसको जो है मिसिज डॉर्लिंग यूज कर रही थी। सडनली सी लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स अचानक, सडनली का मतलब होता है अचानक ही। सी लॉस्ट इंटरेस्ट यानी कि वो खो देती है अपनी रुचि, इन द थिंग्स मतलब चीज़ों में, दैट बिलोंग टू कनेक्शन जिनका संबंध था, नो लॉन्गर एग्जिस्ट जो अब इस दुनिया में अस्तित्व में नहीं है। नो लॉन्गर एग्जिस्ट का मतलब होता है ऐसे, क्योंकि जो चीज़ें थी ऐसे व्यक्तियों से जुड़ी हुई थी जो अब इस पृथ्वी पर यानी कि इस धरती पर नहीं थी, यानी कि वो मर चुके थे। सी डिसाइडेड टू लीव इट ऑल बिहाइंड वो डिसाइड करती है कि वो इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ देगी, एंड रिजॉल्व टू मूव ऑन और उन्हें उसने निर्णय लिया कि वो आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मेंशन द वे
इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। यानी कि मेंशन करना मतलब बताना, द वे मतलब तरीका, विच द स्पैरो एक्सप्रेस यानी कि जिससे स्पैरो जो चिड़िया थी उन्होंने एक्सप्रेस किया, जाहिर किया, देयर सोरो मतलब अपना दुख, यानी कि वो तरीका बताना है जो चिड़िया ने यूज किया था अपने दुख को बताने के लिए। वैन द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब ऑथर की जो दादी माँ थी वो मर गई थी। ए नंबर ऑफ स्पैरोज केम, यानी कि बहुत सारी चिड़िया आई, एंड सेट अराउंड द डेड ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी, और सेट मतलब बैठ गई, अराउंड मतलब चारों तरफ, ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ की डेड बॉडी मतलब मृत शरीर के चारों तरफ। द ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू दैम, और जो ऑथर की मम्मी हैं, थ्रू मतलब फेंकती हैं यानी कि देती हैं, ब्रेड क्रम्स मतलब रोटी के टुकड़े, टू दैम मतलब उनको, यानी कि ऑथर की माँ जो है चिड़िया को खाने के लिए रोटी के टुकड़े देती है। बट दे डिड नॉट टच दैम, परंतु वो उनको टच नहीं करती हैं। वैन द ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी वाज कैरिड अवे, यानी कि जब, वैन मतलब जब, ग्रैंड मदर्स डेड बॉडी यानी कि दादी माँ की जो डेड बॉडी थी उसको ले जाया गया, कैरिड अवे मतलब ले जाना, दे साइलेंटली फ्लू अवे, वो चुपचाप उड़ गई। दिस शो ये दर्शाता है, ये दिखाता है, दैट कि द स्पैरो आल्सो मोरोन, यानी कि जो स्पैरो थे उनको भी दुख था, मोरोन का मतलब होता है दुख, हर डेथ मतलब उसकी मृत्यु पर, यानी कि दादी माँ की मृत्यु पर चिड़ियों को भी दुख था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टू व्हाट इज़ द बर्ड मूवमेंट कंपेयर्ड, यानी कि चिड़िया की जो मूवमेंट थी वो किससे उसकी तुलना की गई। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना। व्हाट इज़ द बेसिस फॉर द कंपैरिजन, और जो तुलना है उसका आधार क्या है। आंसर देखें, द गोल्ड फिंच मूवमेंट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू दैट ऑफ लिजर्ड, यानी कि जो गोल्ड फिंच है ये चिड़िया है, चिड़िया का नाम है, उसकी जो मूवमेंट है यानी कि उसकी जो गतिविधि है, हैज़ बीन कंपेयर्ड यानी कि उसकी गतिविधि को की तुलना की गई है लिजर्ड के साथ यानी कि छिपकली के साथ। द पोइट सेज दैट, कवि कहता है कि द बर्ड इज़ स्लीक, यानी कि जो बर्ड है वो, स्लीक का मतलब होता है चिकनी, एंड अलर्ट मतलब चौकन्नी है, लाइक ए लिजर्ड यानी कि एक छिपकली की तरह, यानी कि जो बर्ड है वो स्लीक है और अलर्ट है एक लिजर्ड की तरह। उसके बाद इसके अंदर जो है चॉइस में भी क्वेश्चन होगा, दोनों में से कोई एक आपको करना है। द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, जो कवि की मदर है वो हंसती है स्नैपशॉट के ऊपर यानी कि फ़ोटो के ऊपर, स्नैपशॉट का मतलब होता है फ़ोटो। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट, और ये जो हंसी है ये किस चीज़ की ओर इशारा कर रही है। इंडिकेट का मतलब होता है इशारा करना। द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द हैप्पी मेमोरीज, यानी कि जो पोइट मदर है यानी कि कवि की जो मम्मी है, लाफ मतलब हंसती है, एट द हैप्पी मेमोरीज यानी कि जो उसकी अच्छी यादें थीं, मेमोरी होती है यादें, ऑफ द मोमेंट यानी कि समय की, दैट हैड पास्ट लॉन्ग बैक यानी कि जो बहुत समय पहले की है, यानी कि बहुत पुरानी जो यादें हैं उसके ऊपर जो है उसकी मदर हंसती है। सी लुक्ड बैक टू हर चाइल्डहुड, यानी कि वो अपने बचपन के बारे में सोचती हैं, देखती हैं, विद नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया का मतलब होता है उदासी से, यानी कि वो उदासी से अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचती हैं। एंड रिमेंबर्ड और याद करती हैं, द इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, डेज मतलब दिन, यानी कि अपने जो अच्छे दिन थे बचपन के, चाइल्डहुड यानी कि बचपन के जो अच्छे दिन थे उनको वो याद करती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस पर्सन, यानी कि जो लेखक है उसकी जो दादी माँ थी वो एक धार्मिक लेडी थी। व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच वी कम टू नो दिस, यानी कि कौन से वो अलग तरीके हैं जिससे हमें इस बारे में पता लगा कि जो ऑथर की दादी माँ है वो एक धार्मिक लेडी हैं। द ऑथर ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस लेडी, यानी कि जो ऑथर की दादी माँ थी वो एक धार्मिक लेडी थी। वाज ए काइंड हार्टेड, यानी कि वो एक अच्छे दिल की औरत थी। तो पहली लाइन का मतलब ये है कि ऑथर ग्रैंड मदर वाज ए रिलीजियस लेडी, यानी कि वो धार्मिक लेडी थी और एक अच्छे, विद ए काइंड हार्ट मतलब अच्छे दिल के साथ, दयालु, काइंड का मतलब दयालु होता है। हर वन हैंड वाज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी, यानी कि वो हमेशा एक हाथ से अपनी जो
माला है उसको वो फेरती रहती थी, यानी कि जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं जो माला फेरते रहते हैं, यानी कि यहाँ पर भी ये बताया गया है कि विद हर वन हैंड, यानी कि उसका जो एक हाथ है, वाज ऑलवेज बिजी, यानी कि वो हमेशा बिजी था, इन टेलिंग द बीड्स, यानी कि माला फेरने में, ऑफ रोजरी। हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव इन एन इनऑडिएबल प्रेयर, यानी इनऑडिएबल का मतलब होता है जो सुनाई ना दे, प्रेयर मतलब प्रार्थना, यानी कि वो हमेशा उसके जो लिप्स यानी कि होठ कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, मूड मतलब चलते रहते थे, यानी कि वो हम लगातार जो है प्रार्थना करती रहती थी और इस तरह से करती थी कि दूसरों को सुनाई ना दे। इनऑडिएबल का मतलब होता है जो सुनाई ना दे। सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो प्राय सुबह जल्दी उठ जाती थी। सी डिड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह की प्रार्थना करती। एवरी डे सी वेंट अलोंग विद द ऑथर टू हीज स्कूल, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, सी वेंट मतलब वो जाती थी, अलोंग विद द ऑथर यानी कि ऑथर के साथ, लेखक के साथ, टू हीज स्कूल मतलब उसके स्कूल तक। एंड वाइल नरेटर स्टडीड, और जब नरेटर पढ़ता था, सी सेट इन ए टेम्पल, वो बैठती थी एक मंदिर में, एंड रीड स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथ पढ़ती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है धर्म ग्रंथ। लेटर इन द सिटी यानी कि बाद में शहर में, सी वाज अनहैप्पी, वो शहर में जो है नाराज़ थी यानी कि उदास थी। दैट देयर वाज नो रिलीजियस टीचिंग, क्योंकि वहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं थी। रिलीजियस टीचिंग का मतलब होता है कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। एट स्कूल मतलब स्कूलों में, यानी कि शहर के स्कूलों में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसलिए वो उदास थी। बिफोर डाइंग यानी कि मरने से पहले, सी स्टॉप टॉकिंग, उसने बातचीत करना बंद कर दिया। टू हर फैमिली यानी कि अपने परिवार से, मेंबर मतलब सदस्यों से। एंड टर्न टू प्रेयर्स, और प्रार्थना करने लगी, और टेलिंग द बीट्स, और अपनी माला फेरने लगी। उसके बाद चॉइस में भी क्वेश्चन आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग द लेसन डिस्कवरिंग टूट द सैगा कंटिन्यूज, ड्रा द पेन पोर्ट्रेट ऑफ किंग टूट इन योर ओन वर्ड, यानी कि जो किंग टूट है उसके बारे में बताना था। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर नहीं लिखा मैंने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेव वॉकर, वेव वॉकर के बारे में बताएं। आंसर देखें। द नरेटर बोट वॉज कॉल्ड वेव वॉकर, यहाँ पर आएगा वॉज, यानी कि जो नरेटर की बोट थी उसका नाम था वेव वॉकर। इट वाज ए ब्यूटीफुल 23 मीटर लॉन्ग, यानी कि ये एक सुंदर 23 मीटर लंबी 30 टन वुडन शिप, यानी कि और 30 टन की जो भारी जो है लकड़ी की नाव थी। इट हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, और इसको प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया था। दे हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, यानी कि उसने जो है उन्होंने महीनों बिताए थे इसको फिट करने में और टेस्ट करने में। द रफेस्ट वेदर यानी कि ख़राब मौसम के अंदर, दे कुड फाइंड जो उनको मिला, यानी कि जो ख़राब से ख़राब मौसम उनको मिला उसमें उस बोट को उन्होंने टेस्ट किया और उसको जो है सामान से फिट किया, और इसमें जो है कई मंथ लग गए। तो ये था आपका 11वीं कक्षा का इंग्लिश विषय का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर का सैम्पल पेपर और उसका सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।